तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही अजीब चीज पर बात करने वाले हैं। मतलब इस वक्त पूरी दुनिया की एआई क्रांति या कह लें ग्लोबल शेयर बाजार और हमारा पूरा जो डिजिटल वजूद है, हाँ, हमारा पूरा डिजिटल सिस्टम। बिल्कुल वो पूरा सिस्टम असल में बस एक धागे पर लटका हुआ है। और मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में एक कांच के धागे पर, जो कि समुद्र के तल में बिना किसी खास सुरक्षा के ऐसे ही पड़ा है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जब भी दुनिया में कोई तनाव होता है या युद्ध की बात होती है तो हमारे दिमाग में कुछ अलग ही तस्वीरें आती हैं। हाँ, मतलब वही पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें हैं, या गैस की आसमान छूती कीमतें। सही बात है। या फिर फर्टिलाइजर की कमी से आने वाला खाने का संकट। हाँ, क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज के हमारे इन स्रोतों का जो विश्लेषण है, उसमें हम एक ऐसे खतरे पर बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से अदृश्य है। बिल्कुल अदृश्य, एक ऐसा संकट जिसके बारे में सच कहूं तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये ट्रिगर हो गया ना तो इसका असर किसी भी तेल या गैस संकट से बहुत कहीं ज्यादा भयानक होगा। हाँ, और यही आज के हमारी इस डीप डाइव का मुख्य मिशन भी है। आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इंटरनेट के कट जाने के खतरे पर। हमें इस बात की तह तक जाना है कि क्या सच में इंटरनेट जैसी चीज को, जिसे हम बस हवा में तैरता हुआ एक क्लाउड मानते हैं, क्या उसे सच में भौतिक रूप से किसी कैंची या कटर से काटा जा सकता है? और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि भाई हमारी डिजिटल दुनिया का भौतिक दुनिया से क्या लेना देना। हाँ, हमें लगता है कि दोनों अलग हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे दुनिया के एक खास हिस्से में समुद्र के नीचे पड़े कुछ तारों के कटने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। ये सिर्फ कोई तकनीकी खराबी का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी कमजोरी है। और देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो हर उस इंसान से जुड़ा है जो इस वक्त एक स्मार्टफोन या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हम सब उसी इंटरनेट रूपी ऑक्सीजन पे जिंदा हैं जिस पर आज ये बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सही बात है। और इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ना होगा जो इन मार्केटिंग कंपनियों ने हमारे दिमाग में बिठा दिया है। वो वायरलेस वाला भ्रम। हाँ, वही कि इंटरनेट वायरलेस है या फिर किसी जादुई क्लाउड में है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे याद है, बचपन में हम एक खेल खेलते थे। वो दो खाली माचिस की डिब्बियां लेते थे और उनके बीच में एक लंबा धागा बांध देते थे। अरे हाँ, वो धागे वाला टेलीफोन। हाँ, एग्जैक्टली। एक डिब्बी में बोलने पर आवाज उस धागे के जरिए दूसरी डिब्बी तक पहुंच जाती थी। या फिर अगर आज का उदाहरण लें तो लैपटॉप को टीवी से जोड़ने के लिए हम HDMI केबल लगाते हैं। हाँ, उसमें तो साफ दिखता है कि तार से डेटा जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब बात वाईफाई या ब्लूटूथ की आती है तो हमें लगता है कि सब कुछ बस हवा में हो रहा है। तो क्या ये जो हमारा तथाकथित वायरलेस इंटरनेट है, क्या ये भी असल में उन्हीं बचपन वाले माचिस के धागों का ही कोई बहुत बड़ा और आधुनिक रूप है? मैं कहूंगी कि आपका ये माचिस की डिब्बी वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है, क्योंकि बुनियादी विज्ञान आज भी बिल्कुल वही है। ये वायरलेस और क्लाउड ना बस आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े भ्रम हैं। तो सच्चाई क्या है फिर? सच्चाई ये है कि हमारा डेटा किसी हवा में नहीं तैर रहा है। जो आंकड़े हमारे स्रोतों में सामने आए हैं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। अच्छा। हाँ, पूरी दुनिया का जो डेटा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचता है ना, उसका 99% हिस्सा हवा या सैटेलाइट के जरिए नहीं जाता। तो फिर कैसे जाता है? वो जाता है समुद्र के नीचे बिछी हुई 13 लाख किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जरिए। एक सेकेंड, 13 लाख किलोमीटर, ये तो इतना ज्यादा है कि मतलब धरती के ये कई चक्कर लगाए जा सकते हैं इससे। बिल्कुल। और जब आपने सैटेलाइट का जिक्र किया तो मेरे दिमाग में तुरंत वो एलोन मस्क के स्टारलिंक जैसी चीजें आई। मतलब क्या वो आसमान से इंटरनेट नहीं दे रहे हैं? हम समुद्र के नीचे तार क्यों बिछा रहे हैं इतनी मेहनत से? देखिए, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। सैटेलाइट इंटरनेट मौजूद जरूर है, लेकिन जब बात पूरी दुनिया के भारी भरकम डेटा की आती है, जैसे नेटफ्लिक्स की लाखों स्ट्रीम्स हो गई। हाँ, लाखों नेटफ्लिक्स स्ट्रीम्स, हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉक ट्रेडिंग और जो वैश्विक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो सैटेलाइट्स इसकी तुलना में बहुत धीमे और बहुत महंगे साबित होते हैं। अच्छा, मतलब स्पीड का इशू है। हाँ, क्योंकि सैटेलाइट को डेटा पहले अंतरिक्ष में भेजना पड़ता है और फिर वापस धरती पर लाना पड़ता है, तो इसमें एक लेटेंसी या कह लें कि देरी होती है। समझ गया। दूसरी तरफ समुद्र के नीचे बिछी ये जो करीब 450 से ज्यादा केबल्स का विशाल जाल है ना, ये डेटा को सीधे प्रकाश की गति से भेजता है। 450 केबल्स? और मुझे लगता है कि ये तार बिछाने का काम सरकारें तो कर नहीं रही होंगी। बिल्कुल नहीं। ये सबसे दिलचस्प बात है कि इन महासागरों के तल में तार बिछाने का काम
दुनिया की सरकारें नहीं कर रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न जैसी जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, वही इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रही हैं और कंट्रोल कर रही हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो वायरलेस कनेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ हमारे मोबाइल फोन से घर के राउटर या फिर नजदीकी सेल टावर तक ही बिना टार के है। एग्जैक्टली, बस वहीं तक वायरलेस है। उसके बाद तो हर एक इंस्टाग्राम पोस्ट, हर एक ईमेल और हमारी हर एक वीडियो कॉल जमीन के नीचे जाती है और फिर सीधे प्रशांत या अटलांटिक महासागर की गहराइयों में मौजूद इन्हीं भौतिक तारों के अंदर चली जाती है। सही कहा। अगर किसी को भारत से अमेरिका कोई तस्वीर भेजनी हो तो वो हवा से नहीं बल्कि समुद्र के तल में पड़े एक तार से होकर ही गुजरेगी। और इसी बात से ये साबित हो जाता है कि इंटरनेट एक बहुत ही भौतिक चीज है, मतलब जिसे हम छू सकते हैं और जाहिर है जिसे काटा भी जा सकता है। बिल्कुल काटा जा सकता है। तो अगर इंटरनेट पूरी दुनिया में तारों से ही जुड़ा है तो मुझे ये बताइए कि ये विचार सबसे पहले आया कहाँ से? क्योंकि शुरुआत में तो कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे ना, बस कैलकुलेशन का काम करते थे। हाँ, वो तो कमरों जितने बड़े होते थे। हाँ, तो फिर डेटा को इतनी लंबी दूरी तक और वो भी बिना नष्ट हुए या बिना रुके भेजने का आइडिया कैसे विकसित हुआ? इस पूरी कहानी की जो जड़ें हैं ना, वो 1969 के दौर में छिपी हैं। ये वो समय था जब शीत युद्ध या कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। हाँ, और इंसान पहली बार चांद पर कदम रख रहा था। बिल्कुल उसी दौरान। तो अमेरिका को एक ऐसा संचार नेटवर्क चाहिए था जो किसी परमाणु हमले की स्थिति में भी काम करता रहे, मतलब सिस्टम ठप ना हो। वो बैकअप चाहते थे। हाँ, इसी उद्देश्य से MIT और अमेरिकी रक्षा विभाग ने मिलकर ARPANET नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उन्होंने प्रयोग के तौर पर पहली बार 4 कंप्यूटरों को एक लोकल एरिया नेटवर्क या LAN के जरिए साधारण तारों से जोड़ा। अच्छा, सिर्फ 4 कंप्यूटर? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था उस वक्त। रॉबर्ट E. काहन और विंड सर्फ ने बाद में इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट तैयार किया, जिसने ये तय किया कि डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटकर कैसे भेजा जाए। राइट? एकदम सही। पैकेट्स में बांटकर एक जगह से दूसरी जगह भेजने का तरीका। लेकिन यहाँ एक तार्किक समस्या नजर आती है मुझे। ARPANET के समय में जो साधारण तांबे के तार इस्तेमाल होते थे ना, उनमें एक बड़ी कमी होती है। क्या कमी? मतलब तांबे के तार से डेटा अगर बहुत दूर भेजा जाए तो सिग्नल कमजोर पड़ने लगता है, और तांबे के तारों में डेटा भेजने की एक लिमिट होती है, स्पीड की। आज तो हम मिली सेकेंड्स में दुनिया के दूसरे कोने में बैठे इंसान से हाई डेफिनेशन वीडियो कॉल कर लेते हैं। हाँ, ये तो है। तो तांबे के तार से ऐसा करना तो भौतिक रूप से असंभव ही है। तो फिर पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए स्पीड की इस पहेली को कैसे सुलझाया इन लोगों ने? यहीं पे विज्ञान का असली चमत्कार सामने आता है, जिसने हमारे इस आधुनिक इंटरनेट को जन्म दिया। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर तांबे के तार में करंट भेजने से काम नहीं बन रहा तो क्यों ना ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज का इस्तेमाल किया जाए। ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज मतलब प्रकाश, रोशनी? बिल्कुल, रोशनी। उन्होंने तांबे के तारों की जगह कांच के तारों का इस्तेमाल शुरू किया, जिन्हें हम आज ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में हम एक शीशे से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके घर की दीवारों पे चमकाया करते थे ना। हाँ, वही खेल। इसे विज्ञान की भाषा में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। मतलब डेटा को पहले एक लेजर के जरिए रोशनी के छोटे छोटे फ्लैशेस में बदला जाता है। सही कह रहे हैं। फिर वो रोशनी उस बेहद पतले कांच के पाइप के अंदर बार बार टकराती हुई, रिफ्लेक्ट होती हुई प्रकाश की गति से आगे बढ़ती है। एकदम सटीक व्याख्या है ये। वो कांच का तार, जिसे तकनीकी भाषा में कोर कहा जाता है, वो एक इंसान के बाल जितना पतला होता है बस। बाप रे, बाल जितना पतला? हाँ। लेकिन देखिए, चुनौती सिर्फ डेटा को तेजी से भेजने की नहीं थी यहाँ। सबसे बड़ी चुनौती तो इन नाजुक कांच के तारों को समुद्र के उस भयानक माहौल में जिंदा रखने की थी। हाँ, क्योंकि समुद्र का दबाव तो बहुत ज्यादा होता है। जरा सोचिए, एक कांच का बाल जितना पतला तार समुद्र की अतल गहराइयों में कैसे टिक सकता है? वहां पानी का दबाव इतना होता है कि वो लोहे की पनडुब्बी को भी कुचल दे। सही बात है। इसके अलावा खारा पानी, भारी चट्टानें और यहाँ तक कि शार्क मछलियां भी इन तारों के लिए एक बड़ा खतरा है। रुको एक सेकंड, क्या शार्क मछलियां? क्या सच में शार्क इंटरनेट की केबल चबाती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। केबल से निकलने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो शार्क को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और वो कई बार इन पर हमला कर देती हैं। अरे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो इसीलिए इस नाजुक कांच के तार को बचाने के लिए पूरी इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ किला तैयार किया जाता है।
इन केबल्स को समुद्र में उतारने से पहले सुरक्षा के 8 अलग-अलग स्तरों से या लेयर से गुजारा जाता है। 8 लेयर्स? हाँ, ये कोई साधारण तार नहीं रह जाता फिर। ये एक बहुत भारी भरकम पाइप बन जाता है। ये तो सच में किसी अभेद्य किले जैसा लग रहा है। इन 8 परतों में ऐसा क्या खास होता है जो समुद्र के इतने बड़े खतरों को रोक लेता है? इसे परत दर परत समझना बहुत दिलचस्प है। सबसे बाहर पॉलीएथिलीन की एक बेहद मजबूत प्लास्टिक जैसी परत होती है। अच्छा, प्लास्टिक की लेयर। हाँ, उसके ठीक नीचे नायलॉन यार्न लपेटा जाता है ताकि केबल अगर मुड़े तो वो टूटे नहीं। फिर तीसरी परत होती है माइलर टेप की, जो एल्यूमिनियम का एक बैरियर है। इसका काम है किसी भी तरह की नमी को अंदर जाने से रोकना। लेकिन समुद्र के तल में तो हजारों टन पानी का दबाव होता है, और जहाज़ों के लंगर या शार्क के दांतों से इसे प्लास्टिक और एल्यूमिनियम कैसे बचाएगा? उसी के लिए तो चौथी परत जोड़ी जाती है, जो कि स्टील के तारों का एक मजबूत जाल होता है। ओहो, स्टील आ गया। हाँ, ये परत केबल को वो भौतिक मजबूती देती है जिससे वो भारी लंगर के टकराने या फिर शार्क के काटने से बच सके। इसके बाद एक कॉपर शीट की परत आती है, और छठी परत शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान कर देगी। वो है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली मतलब वैसलीन जैसी चीज। उसका क्या काम है वहां तार के अंदर? हाँ, वैसे ही। होता क्या है कि अगर किसी वजह से केबल में कोई दरार आ भी जाए और पानी स्टील और कॉपर को पार कर ले, तो ये जेली पानी को वहीं रोक देती है। पानी जेली को पार करके अंदर मुख्य तार तक नहीं पहुंच सकता। क्या बात है, ये तो बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल। इसके बाद फिर से एक कॉपर शीट होती है, और अंत में इन 7 भारी भरकम और जटिल परतों के बिल्कुल बीचों बीच वो नाजुक सी ऑप्टिकल फाइबर केबल सुरक्षित रहती है, जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का भार उठा रही है। कमाल है। इस पूरी प्रक्रिया को सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है कि दुनिया का इंटरनेट कोई जादुई हवा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद भौतिक, ठोस और अरबों डॉलर की लागत से तैयार किया गया समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर अब यहाँ एक बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है मेरे दिमाग में। वो क्या? मतलब अगर ये केबल इतनी भारी सुरक्षा परतों में लिपटी है, समुद्र की कई किलोमीटर गहरी खाइयों में एकदम सुरक्षित है, और हर 50 किलोमीटर पर डेटा को तेज करने के लिए भारी भरकम बूस्टर लगे हैं। हाँ, लगे होते हैं। तो हम आज इनके कटने या दुनिया के इंटरनेट के ठप होने के खतरे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसे तो पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए ना। खतरनाक मोड़ ले लेती है। देखिए, दुनिया के महासागर बहुत विशाल है, और ज्यादातर जगहों पर ये केबल समुद्र में इतनी गहराई में होती हैं जहां किसी इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। हाँ, प्रशांत महासागर वगैरह में। हाँ, लेकिन डेटा को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए इन केबल्स को समुद्र के कुछ बेहद संकरे और उथले रास्तों से होकर गुजरना ही पड़ता है, और यही रास्ते इस पूरे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्िलीज हील, मतलब सबसे कमजोर कड़ी बन जाते हैं। और अगर हम आज के भूगोल पर नजर डालें तो ऐसा ही एक सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक चोक पॉइंट मध्य पूर्व में मौजूद है, हॉर्मुज जलडमरू नदिया, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। हॉर्मुज जलडमरू मध्य एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के तेल व्यापार के लिए ये जगह कितनी अहम है ये तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, लेकिन ये जगह ग्लोबल इंटरनेट के लिए उससे भी कहीं ज्यादा अहम है। पर इसे इतना बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है? मतलब मुंबई, तूतीकोरिन या गुजरात जैसे तटों पर विशाल सर्वर रूम्स हैं जो हर समय इन केबल्स की निगरानी कर रहे हैं। समुद्र में कोई भी खराबी आने पर विशेष जहाज तुरंत वहां पहुंच जाते हैं उसे ठीक करने। हाँ, जहाज तो होते हैं। तो फिर हॉर्मुज में ऐसा क्या है जो इसे इतना नाजुक बनाता है? सारा खेल उस जगह की गहराई का है। गहराई? हाँ, प्रशांत महासागर में केबल शायद 15,000 फीट नीचे हो सकती है, लेकिन हॉर्मुज जलडमरू मध्य की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। ये जगह समुद्र में बहुत ही उथली है। यहाँ की औसत गहराई केवल 200 फीट के आसपास है। 200 फीट? एक सेकंड, 200 फीट को बहुत ही कम है। हाँ, बहुत कम है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो एक सामान्य स्कूबा डाइवर जो बस मजे के लिए डाइव करता है वो भी लगभग 130 फीट तक डाइव कर लेता है, और जो ट्रेन्ड टेक डाइवर्स होते हैं उनके लिए तो 200 फीट तक पहुंचना एक रूटीन काम है। बिल्कुल सही। मतलब इसके लिए किसी महंगी पनडुब्बी या भारी भरकम रोबोट की जरूरत ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 200 फीट की गहराई का मतलब है कि एक प्रशिक्षित गोताखोर सामान्य स्कूबा गियर और एक हैवी ड्यूटी कटर लेकर आसानी से उन केबल्स तक पहुंच सकता है। बाप रे। और खतरे की बात सिर्फ गहराई नहीं है,
इस छोटे से संकरे रास्ते से दुनिया का लगभग 20% डेटा गुजरता है। 20%? हाँ, एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाली करीब 20 बेहद अहम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इसी 200 फीट गहरे पानी के नीचे एक साथ बिछी हुई हैं। अगर हम इन सारे आंकड़ों को एक साथ रखकर देखें ना, तो तस्वीर बहुत डरावनी बनती है। दुनिया का 20% डेटा एक ऐसे रास्ते से गुजर रहा है जहां एक गोताखोर सिर्फ 200 फीट नीचे जाकर उन्हें काट सकता है। और एक और बहुत गंभीर बात है यहाँ पर। क्या? आमतौर पर इन महत्वपूर्ण इलाकों में केबल्स की निगरानी के लिए और किसी भी खराबी को तुरंत ठीक करने के लिए कई विशेष जहाज 24 घंटे तैनात रहते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। लेकिन आज के समय में गल्फ क्षेत्र में जो भारी भू राजनीतिक तनाव और संघर्ष चल रहा है ना, उसके कारण वो निगरानी जहाज वहां मौजूद ही नहीं है। अच्छा, वो वहां है ही नहीं? नहीं, वो जहाज खुद के सुरक्षित रहने के डर से उस इलाके से दूर चले गए हैं। यही स्थिति इसे टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में बदल देती है फिर तो। एक तो गहराई केवल 200 फीट, ऊपर से दुनिया का 20% डेटा और सुरक्षा या निगरानी के नाम पर वहां कोई जहाज भी मौजूद नहीं। बिल्कुल, ये किसी भी ऐसे समूह या हमलावर के लिए एक बेहद आसान और खुला लक्ष्य बन गया है जो दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब यहां हमें कदम पीछे हटकर यह सोचना होगा कि अगर वाकई में कोई गोताखोर वहां जाकर उन 20 केबल्स को नुकसान पहुंचा देता है, काट देता है, तो उसका असली असर क्या होगा? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ठीक है, अगर इंटरनेट कट गया तो कुछ देर के लिए सोशल मीडिया नहीं चलेगा, यूट्यूब वीडियो बफर होंगे या इंस्टाग्राम रील नहीं दिखेंगी। हाँ, लोग इसे बस एंटरटेनमेंट से जोड़ते हैं। लेकिन हम जिस डिजिटल तंत्र की बात कर रहे हैं, उसका असर सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट को सिर्फ सोशल मीडिया समझना बहुत बड़ी भूल है हमारी। अगर हॉर्मोज में तार कटते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा वैश्विक अर्थव्यवस्था के नर्वस सिस्टम का कट जाना। नर्वस सिस्टम, सही कहा। सबसे पहला और सबसे भयानक असर दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों और वित्तीय बाजारों पर पड़ेगा। आज का जो स्टॉक मार्केट है वो इंसानों की आवाजों से नहीं बल्कि नैनो सेकंड्स में होने वाले डेटा ट्रांसफर पे चलता है। हाँ, एल्गोज चलाते हैं उसे। बिल्कुल, एल्गोरिदम पलक झपकते ही अरबों डॉलर के शेयर खरीदते और बेचते हैं। और ये सिर्फ अमेरिका या यूरोप की बात नहीं है। पूरी दुनिया के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, हमारे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दस्तावेज, ये सब इन्हीं केबल्स पर निर्भर है। पूरी तरह से निर्भर हैं। अगर वो 20 केबल्स कट जाती हैं तो एआई कंपनियों के सर्वर संपर्क टूट जाने के कारण काम करना बंद कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न जैसी कंपनियों के स्टॉक्स रातों रात औंधे मुंह गिर सकते हैं। गिरेंगे ही, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही डेटा के लगातार बहने पर टिका है। और आर्थिक नुकसान के साथ साथ जो कूटनीतिक और रणनीतिक नुकसान होगा ना, वो भी उतना ही बड़ा होगा। वो कैसे? देखिए, खाड़ी देशों से दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है। अगर इंटरनेट कट गया तो तेल के जहाज़ों की ट्रैकिंग, बंदरगाहों का लॉजिस्टिक्स, कच्चे तेल की कीमतों के अपडेट्स, ये सब कुछ अंधकार में डूब जाएगा। सब रुक जाएगा। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति चल रही होती है, युद्ध विराम की जो बातचीत चल रही होती है, उसकी जानकारी आना बंद हो जाएगी। मतलब जिस आधुनिक दुनिया में सूचना ही सबसे बड़ा हथियार और ताकत है, वहां सूचना का रुक जाना अपने आप में किसी महाविनाश से कम नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये कोई कोरी कल्पना या किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। हमारे पास ऐसे पहले के उदाहरण मौजूद हैं जब केबल कटने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। बिल्कुल, इसी साल की शुरुआत की बात है। हाँ, 10 जनवरी को ताइवान के पास एक अहम केबल कट गई थी। हालांकि तकनीकी टीमों ने उसे बाद में रिपेयर कर लिया, लेकिन उस दौरान वहां एक भारी डिजिटल ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई थी। सारा काम ठप पड़ गया था। और ताइवान वाली घटना से भी बड़ा उदाहरण है हमारे पास, लाल सागर या रेड सी की घटना। हाँ, लाल सागर वाला मामला। कुछ समय पहले लाल सागर में केबल कटने की घटना हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ये बुनियादी ढांचा असल में कितना कमजोर है। इस एक घटना का प्रभाव इतना व्यापक था कि अचानक दुनिया भर का 17% इंटरनेट बाधित हो गया था। 17%? बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जैसी विशाल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस की केबल कट गई थी, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच कई बड़ी कॉर्पोरेट सेवाएं ठप पड़ गई थीं उस वक्त। तो लाल सागर की इस घटना ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि इंटरनेट के कटने का असर अर्थव्यवस्था पर कितना सीधा और कितना गहरा होता है। अब जब हम
लाल सागर की इस घटना और होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर वर्तमान में जो चिंताएं जताई जा रही हैं उन पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये संदर्भ देना बहुत आवश्यक है हमारे स्रोतों के बारे में। देखिए, जब हम इस तरह की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो जाहिर है कि कई भू राजनीतिक दावे और आरोप प्रत्यारोप सामने आते हैं। इन स्रोतों में लाल सागर की केबल कटने की घटना के लिए यमन के हूतियों पर आरोप लगने की बात कही गई है। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य में केबल्स को लेकर ईरान द्वारा संभावित खतरे या चेतावनी की खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन सुनने वालों को ये समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना आरोप और असलियत के बीच बहुत धुंधली रेखा होती है। बिल्कुल। हम यहाँ इन राजनीतिक दावों, आरोपों या किसी भी पक्ष का न तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही इनकी सत्यता पर कोई फैसला सुना रहे हैं। देखिए, हमारा काम यहाँ किसी की साइड लेना नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। हाँ, क्योंकि भू राजनीति एक बेहद जटिल खेल है। हमारा उद्देश्य पूरी तरह से तटस्थ रहना है और केवल उस सामरिक कमजोरी या स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी का विश्लेषण करना है जिसे ये रिपोर्टें उजागर कर रही हैं। सही कहा। और वैसे भी ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी तक ईरान या किसी अन्य देश की तरफ से ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें केबल काटने की जिम्मेदारी ली गई हो या ऐसी कोई सीधी धमकी दी गई हो। हाँ, हम सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर इंटरनेट के भौतिक बुनियादी ढांचे की कमजोरियों का आकलन कर रहे हैं। यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो बात झुटलाई नहीं जा सकती वो ये है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, उसकी बुनियाद हमारी इसी भौतिक दुनिया की मिट्टी, पानी और भूगोल में ही टिकी हुई है। तो अब वक्त आ गया है कि हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक जगह समेट लें। आज हमने एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ा। हाँ, वो क्लाउड वाला भ्रम। हमने ये समझा कि जिस क्लाउड में हम अपना सारा डेटा, अपनी यादें, अपनी अर्थव्यवस्था सुरक्षित मानते हैं, वो असल में कोई जादुई बादल नहीं है। वो समुद्र की अतल गहराइयों में बिछे लाखों किलोमीटर लंबे कांच के तारों का एक बहुत ही भौतिक और कहीं कहीं बहुत ही नाजुक जाल है। बिल्कुल। और हमने 1969 के अर्पानेट के छोटे से कमरे से लेकर प्रकाश की गति से डेटा भेजने वाले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के विज्ञान को भी समझा। हाँ, और हमने देखा कि कैसे 8 परतों में सुरक्षित ये केबल्स शार्क और दबाव से तो बच जाती हैं, लेकिन होर्मुज जलडमरू मध्य जैसी उथली जगहों पर, जहां गहराई सिर्फ 200 फीट है और दुनिया का 20% डेटा गुजरता है, हाँ, वहाँ भूगोल खुद एक दुश्मन बन जाता है। और वर्तमान तनाव के कारण वहाँ निगरानी जहाज़ों का ना होना इस खतरे को कई गुना बढ़ा देता है, जहां एक छोटा सा भौतिक नुकसान पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट और सूचना तंत्र को पंगु बना सकता है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो रोजमर्रा की भागदौड़ और न्यूज़ चैनल्स की राजनीतिक हेडलाइंस के शोर में ना कहीं छुप जाता है। तो इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता, हमारा स्टॉक मार्केट, मंगल ग्रह पर जाने के हमारे सपने, हमारी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति, ये सब कुछ सबसे उन्नत तकनीकों पर आधारित हैं। हम इंसान खुद को तकनीकी रूप से अजय मानने लगे हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि इस पूरी विशाल क्लाउड की इमारत की जो नींव है, इस पूरी आधुनिकता का जो वजन है, वो समुद्र में 200 फीट नीचे पड़े कुछ कांच के धगों पर टिका है। क्या हमने अनजाने में अपने भविष्य को प्रकृति और इंसानी संघर्षों के सामने सबसे नाजुक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है? ये सोचने वाली बात है। जब हम भविष्य के युद्धों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन स्वॉर्म्स या परमाणु हथियार आते हैं। हम हमेशा आसमान की तरफ देखते हैं। हाँ, जमीन के नीचे नहीं देखते। लेकिन क्या ये संभव है कि भविष्य का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी और अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने वाला हथियार कोई करोड़ों डॉलर की मिसाइल ना हो? क्या ये हो सकता है कि भविष्य का सबसे घातक हथियार सिर्फ एक साधारण सा गोताखोर और उसके हाथ में मौजूद एक हेवी ड्यूटी केबल कटर हो? सच में ये बहुत ही डरावना लेकिन जरूरी विचार है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर अगली बार अपना वाईफाई ऑन करते समय जरूर सोचना चाहिए। आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और नए नजरिए के साथ।